नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुमित झा। और शुरुआत बड़ी खबर से। बात बेतिया में हुए बवाल की, जहां एक बार फिर सेविका बहाली में बवाल हुआ है और जमकर मारपीट हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के सामने ही लोग एक दूसरे पर हमला करते रहे, मरने मारने पर उतारू होते रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक तमाशबीन बनी रही पुलिस वहां से निकल भी गई और इस पूरे मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को पीट कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि साठी थाना क्षेत्र के बहुअरबा भेड़ियारी टोला वार्ड संख्या 8 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली के दौरान हो रहे आम सभा में भाग लेने जा रहे एक वृद्ध के साथ गांव के ही दबंग वार्ड सदस्य ने मारपीट की। मारपीट के दौरान वार्ड सदस्य मोती दास ने बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ा और स्थानीय परशुराम दास ने लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। हंगामे की वजह यह बताई जा रही है कि गलत तरीके से लोग बहाली करवा रहे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। 8 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी का आज बहाली हो रहा था, उसमें आम सभा हो रहा था, उसमें हम लोग गए थे। उसमें वो अलीगल लोग कर रहे थे अपना काम, उसमें हम लोग कहे कि अलीगल नहीं होगा। उसके चलते वो उसी समूह का एसी का सीट बनाकर, एसी का वार्ड है, वो अपना जाति पक्षपात किया। इस पे हम लोग बोले कुछ, उसके बाद मारपीट करना शुरू कर। अब सवाल है कि बहाली के दौरान हंगामे को पुलिस ने आखिर क्यों नहीं रोका? ड्यूटी पर तैनात पुलिस क्या कर रही थी? हंगामे वाली जगह से पुलिस क्यों निकल गई? ये तमाम सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है, क्योंकि मारपीट होती रही और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। बहाली के दौरान हंगामे को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? ड्यूटी पर तैनात पुलिस क्या कर रही थी और सिर्फ तमाशबीन बनी क्यों रही? हंगामे वाली जगह से पुलिस निकल क्यों गई बिना कुछ किए? पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? सवाल कई है जिसका जवाब पुलिस से लेना बाकी है। बुजुर्ग से मारपीट करने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आखिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेतिया से। प्रफुल्ल, मारपीट तक तो ठीक है, हमने तस्वीरों में देखी मारपीट हो रही है, दो गुट भिड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे और फिर वहां से निकल गए। आखिर पुलिस की कोई जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये आंगनबाड़ी सेविका की जो बहाली चल रही है वो पूरे जिले में चल रही है और लगभग हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं। कल देर रात करीब शाम 6 बजे से एक महिला सुपरवाइजर जो गई थी बहाली करने, उसको 6.5 घंटे तक लगभग बंधक बना के रखा गया। अब पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन के लोग भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। आखिरकार जाकर करीब 6.5 घंटे बाद उस महिला पर्यवेक्षक को मुक्त किया गया। उसके बाद फिर आज साठी की ये घटना है और साठी में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला है। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। बहाली प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है और एक बड़ी परेशानी बन गई है प्रशासन के लिए। लेकिन इस परेशानी से कैसे निजात दिलाई जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और क्या कुछ रणनीति है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मारपीट होता है, लोग घायल होते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वहाँ तमाशबीन बनी रहती है, मुखदर्शक बनी रहती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और लोग जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मामला जो है, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है वो उनसे बराबर अब से ये मामला जो है पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जब पुलिस की जो सक्रियता नहीं देखने को मिलती है तो इसमें कहीं ना कहीं इस आरोप को बल मिलता है। लेकिन कल का मामला हो या आज का मामला हो या इसके पहले जितने भी मामले हुए उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो महिला पदाधिकारी जाती हैं बहाली करने, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, रजिस्टर छीनकर हार किया जाता है, हंगामा होता है, पुलिस के सामने ही मारपीट होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। फिर मामला शांत हो जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। बेतिया एसपी को ये तस्वीर देखनी चाहिए और अपने मातहत अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को क्या वो कर रहे हैं जमीन पर जरा समझना चाहिए कि देखिए कैसे गाड़ी से निकल गए, गाड़ी में बैठकर आए, तमाशा देखा और फिर पुलिस निकल गई। तो फिर पुलिस का काम क्या है जब लोग आपस में ही भिड़ते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, घायल होते रहेंगे?
बड़ी खबर धनबाद से है, जहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने भी उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। मामला धनबाद अंचल के आमा घाटा में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का है। डीसी के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की हेराफेरी कर ली, जिससे करीब 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से आज 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि बाकी 30 के खिलाफ दूसरे फेज में कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज हो चुका है। कर्मचारी अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के साथ मिलीभगत करके काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 400-500 करोड़ के भू राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। काफ़ी कीमती ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है। इसमें अभी तक 74 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 44 को हम लोगों ने आज अतिक्रमण तोड़ने का कार्रवाई शुरू किया है। बाकी जो रिमेनिंग 30 हैं उनको उनके द्वारा कुछ कागज प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर भी जेपीएलई बात हम लोग शुरू करेंगे। अगली बड़ी खबर रांची से है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। स्वास्थ्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। 3 दिन से ओपीडी में कामकाज बंद था और जाहिर है हड़ताल से मरीज परेशान थे, हलकान थे, लेकिन अब मरीजों को भी राहत और 3 दिन तक चली ये हड़ताल अब खत्म हो गई। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, स्वास्थ्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म की गई है। बड़ी खबर रांची से, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी और पिछले 3 दिनों से हड़ताल चल रही थी, जिसे खत्म कर दिया गया। तो रांची से बड़ी खबर, 3 दिन से ओपीडी में भी कामकाज बंद था। मरीज जो आ रहे थे वो परेशान थे, उनके परिजन परेशान थे और एक बार और भी बातचीत हुई थी स्वास्थ्य सचिव से, लेकिन उस बातचीत में कोई हल नहीं निकला। ऐसे में हड़ताल ये लगातार जारी रही और हड़ताल अब जाकर खत्म हुई है। 3 दिन बीतने के बाद, 3 दिन से ओपीडी में कामकाज बंद था और अब 3 दिन बीतने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है स्वास्थ्य सचिव से बातचीत के बाद। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, 3 दिन बीतने के बाद हड़ताल खत्म हो गई, किन मुद्दों पर सहमति बनी और क्या यह हड़ताल अब दोबारा नहीं होगी? देखिए सुमित, जो जानकारी है उसके अनुसार नेपाल हाउस में वार्ता हुई है और उसके बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो जो जानकारी मिली उसके अनुसार लिखित आश्वासन के बाद ये लोग माने हैं। कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत से इनका जो बकाया था 7वें वेतनमान के हिसाब से जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली थी, तो जो बाकी था वो इनको भुगतान शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो एसोसिएशन है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने फैसला लिया है कि अभी हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए। हमारी बात हुई है उनके अध्यक्ष विकास सिंह से। उन्होंने कहा है कि कल से राज्य भर के जितने जो मेडिकल कॉलेज है उसके सभी ओपीडी समान रूप से चलेंगे और जितने डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जूनियर डॉक्टर, वो अपने अपने ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। बड़ी राहत की बात है सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस जानकारी के लिए। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार अपना बंदरगाह बनाने की तैयारी में है और यह बंदरगाह ओडिशा में बनाया जाएगा। मकसद निवेशकों को सुविधा देने का है ताकि बिहार में उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले। ओडिशा में बनेगा बिहार का बंदरगाह, लगेंगे उद्योग, मिलेगा रोजगार। बिहार में कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, निवेशकों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए, इसके लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ओडिशा में सी पोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। नए उद्योगपति आएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको बेतिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रक्सौल का चावल जो है, रामगढ़वा का वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे कई आइटम हैं
जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट एक करने के लिए वो जो उद्योगपति है उसको दूसरे पोर्ट पर जाना पड़ता है, फिर उसको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो सरकार ऐसी नीति बना रही है कि अपना पोर्ट के सी पोर्ट के माध्यम से हम उद्योगपति को सुविधा देंगे और उसको पोर्ट तक पहुंचाने का हम व्यवस्था करेंगे। सरकार का मकसद है कि निवेशकों को अगर सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो राज्य के अंदर निवेश आएगा और राज्य के विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। चूंकि ओडिशा बिहार से नजदीक है, लिहाजा कम खर्च में ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। उड़ीसा में लगने से 3 प्रकार का फायदा होगा। एक फायदा यह है कि यह हमारा जो झारखंड, जो हमारा पुराना अपना जो राज्य है, उससे सटा हुआ उड़ीसा का बॉर्डर है और वहाँ से झारखंड से और आपको बिहार आने का एकदम 4 लाइन सरल रोड है। और हमारा जो गया है सो गया के सटे हुए वह झारखंड है और झारखंड के सटे हुए उड़ीसा है। तो हमारा जो राज्य की अंतिम सीमा जो गया है वह इसमें लाभान्वित होगा। दरअसल 20 लाख रोजगार देने का सरकार का वादा है। सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए संकल्पित है। ऐसे में ओडिशा में बनने वाला बंदरगाह बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार घोषणाएं हो रही हैं। बजट में नई योजनाओं की शुरुआत की बात कही गई है, लेकिन पहले से जो योजनाएं हैं उनकी स्थिति दयनीय है। पर्यटन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना जो दम तोड़ चुकी है, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर आप कबाड़ समझ सकते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। दरअसल पर्यटकों को लुभाने के लिए बिहार में डबल डेकर बस की शुरुआत 2014 में हुई थी। पर्यटन विभाग ने पटना में डबल डेकर बसें मंगवाई थी, लेकिन आज स्थिति क्या है वो बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। कि यहाँ पे बिहार दर्शन के लिए यहाँ पे लाया गया था डबल डेकर बस, पहली बार 54 लाख की कीमत पे जरा। लेकिन आज जो है ये पूरी तरह से कबाड़ खाने में तब्दील है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये सिर्फ 4 दिन ही ये चला। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे अगर प्रवेश करेंगे तो ये एसी बस हुआ करती थी। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बसों की खरीद हो गई, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जिस शहर में सड़कों पर तारों के जाल और खंभे भरे पड़े हैं, वहां ये बसें चलेंगी कैसे। हालांकि बस को काट छाट कर छोटा किया गया, लेकिन वो भी सड़क के लिए उपयुक्त नहीं थी। डबल डेकर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको हाइट ज्यादा था, हाइट के ऊपर भी सीट लगा हुआ था। तो बिहार में इतने तार था कि ओकरा लगी लग्घा लेके जाइए, हेने होने उठाइए और लग्घा के तब गाड़ी पार करिए। इस चलते उनको छोटा कर दिया गया। पर्यटन विभाग की बसों को तो आपने देख लिया, अब जरा ये बग्घी देखिए। ये पटना की शान हुआ करती थी। 2011 में पर्यटकों के लिए विभाग ने इसकी शुरुआत की। 4 बग्घी खरीदने के बाद 2 पटना और 2 राजगीर को मिला, लेकिन बग्घी भी बस की तरह ही अब कबाड़ हो चुकी है। अब न घोड़े बचे और न ही बग्घी। पर्यटकों को घुमाने के लिए और लुभाने के लिए ये बग्घी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे घोड़े के द्वारा तमाम जगहों पर घुमाने की व्यवस्था थी और ऐसे 2 बग्घी जो है वो लाए गए थे। लेकिन ये भी योजना जो है अनदेखी का शिकार हुई और इसमें ना अब यहाँ पे कोई घोड़ा बचा है, ना ये बग्घी बची है। पर्यटन विभाग के कबाड़ में रखी ये बग्घी विभाग के काम कर रहे अधिकारियों की मनोदशा का सबूत देती है। अब बग्घी तो खराब हो गया, अब नहीं चलेगा तो खराब ही ना होगा। है ना, नहीं चलेगा तो खराब हो जाएगा। कितना बग्घी आया था? ऐसे तो पटना में 4 गो आया था, 2 गो शायद राजगीर गया था, 2 गो यहाँ था। पर्यटन विभाग की योजनाओं का हाल सवाल खड़े करती है कि सरकारी पैसों की इस बर्बादी का जिम्मेदार है कौन। और यही हाल रहा तो फिर पर्यटन उद्योग सुधरेगा कैसे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़े ही देर में।
कल महाशिवरात्रि है, इसे लेकर पटना में भव्य तैयारी की जा रही है। खाजपुरा शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री समेत कई विधायकों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि पूजा के दौरान शहर के कई मंदिरों से कुल 22 झांकियां यहां आएंगी। पूरी तरह से श्री श्री महाशिवरात्रि शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, तो कल महाशिवरात्रि के अवसर पर जो 22 झांकियां आने वाली है विभिन्न स्थानों से, सबका हार्दिक अभिनंदन के लिए आप देख रहे हैं कि सब स्टेज सज के तैयार है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।